नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और शाम के 7 बजने को है, तो चलिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या है खास। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे चर्चित खबर से। मध्य प्रदेश में शराब पर सियासत तेज हो गई है। मोहन सरकार इस साल अपनी शराब नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार नीलामी प्रक्रिया को बदलने के साथ साथ धार्मिक नगरों में स्थित शराब की दुकानों को बंद करने पर विचार कर रही है। 2025-26 के लिए प्रस्तावित नीति को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। और साल 2023 में शिवराज सरकार ने अहाते बंद करने का फैसला लिया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि धार्मिक नगरों से शराब पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार विचार कर रही है। अब सियासत के बीच शराब आ जाए और इस पर जंग ना छिड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुनिए आप भी बयान। हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है, उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाए। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक उज्जैन है, पावन नगरी, महाकाल की नगरी है, यहाँ से करें। कहने से नहीं होगा। कब आदेश निकलेगा? और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते? इसके पीछे क्या है? कुछ जिले आप छोड़ना चाहते हो। क्यों छोड़ना चाहते हो? ये गुजरात शराब जाए इसलिए छोड़ना चाहते हो? तो खबर तो आपने देख ली। अब देखते हैं कि खबर की खबर क्या है। शराब पर आखिर सियासत क्यों छिड़ी है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भोपाल से विवेक पटैया। विवेक, शराबबंदी समाज और सियासत दोनों में ही एक बड़ा मुद्दा है। एक धार्मिक स्थलों के पास से अगर शराब दुकानें बंद करने का फैसला लिया जाएगा तो बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा? और एक सवाल ये भी, चूंकि अब कांग्रेस कह रही है कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, तो शराबबंदी के मुद्दे को कांग्रेस क्या भुना पाएगी? देखिए, शराबबंदी का मुद्दा कोई नया नहीं है। प्रदेश में कई बार इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती रही, बयानबाजी होती रही। बीजेपी और कांग्रेस अक्सर इस पर बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी से अक्सर दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा राजस्व का माध्यम है आबकारी विभाग, जो वाणिज्यिक कर विभाग है, और एक बड़ा राजस्व इससे एकत्रित होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब पवित्र नगरियों की बात आती है, जिस तरह आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आने वाली शराब नीति में पवित्र शहरों में शराब पर पाबंदी लगाएगी, तो एक ये मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला है। हालांकि कांग्रेस को इस फैसले पर इसलिए संदेह है क्योंकि पहले भी पूर्व सरकार बीजेपी की रही है, उसमें भी पवित्र शहरों की घोषणा की गई थी और कई निर्णय लिए गए थे कि इन पवित्र शहरों में जो है शराब नहीं बिकेगी। वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर शराब की बिक्री होगी, दुकानें वहाँ नहीं लगाई जाएगी। एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार का ये फैसला आने वाले दिनों में जब शराब नीति आएगी तब सामने आ जाएगा कि वो प्रदेश के कौन कौन से शहर है। क्या वो 17 पवित्र शहर है जो पूर्व सरकार में घोषित हुए थे पवित्र शहर, उनमें शराबबंदी होगी? महाकाल की नगरी उज्जैन सहित प्रदेश भर के जो ऐसे पवित्र शहर है जिनकी घोषणा पूर्व सरकार में हुई थी, क्या वहीं पर होगी या फिर उनकी संख्या बढ़ेगी? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो दुकानों की संख्या है प्रदेश में, पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि दुकानों की संख्या बढ़ी नहीं है, लेकिन यदि शराब की दुकान नहीं खुलेगी तो क्या उन दुकानों को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि दुकानों की संख्या जस की तस है, और यदि इन शहरों से दुकान हटती है तो क्या उनको और कहीं शिफ्ट करके खोला जाएगा या फिर शराब की दुकानें कम हो जाएगी? एक बड़ा सवाल है कि क्या शराब की दुकानें सरकार बंद कर देगी? इन पवित्र शहरों में यदि शराब की दुकान नहीं खुलती है तो उन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, और या फिर कहीं यदि अन्यत्र खोला जाता है तो उसकी जो है दूरी कितनी होगी उस पवित्र शहर से? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस की मांग पूरे प्रदेश में शराबबंदी की है, पर उन राज्यों की क्या स्थिति है जहां पर शराबबंदी हुई है, चाहे वो बिहार की बात करें, गुजरात की बात करें, वहां पर क्या पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है? क्या आज भी वहां पर शराब नहीं बिक रही है? तमाम सवाल है। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान के बाद एक नई बहस प्रदेश में छिड़ गई है कि अब सरकार क्या आने वाले विधानसभा चुनाव, हालांकि काफ़ी दूर है, 2028 में है, तो क्या ये मुद्दा 2028 तक एक बड़ा मुद्दा बनकर रहेगा? क्या बीजेपी शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ रही है या फिर कांग्रेस आने वाले समय में अपनी सरकार में घोषणा पत्र में इसको लागू करेगी?
विवेक, जो भी फैसला आएगा उस पर भी नजर बनाकर रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर शराब दुकान में तोड़फोड़ की गई है। शराब दुकानों में गुंडों ने तोड़फोड़ की है। शराब दुकान के सेल्समैन को पीटा भी है। काउंटर पर चढ़कर गुंडों ने हंगामा मचाया है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और फुटेज भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चंदन नगर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो इंदौर से बड़ी खबर है, शराब दुकान में तोड़फोड़ की गई है। शराब दुकान में गुंडों ने तोड़फोड़ की है। शराब दुकान में ही सेल्समैन की पिटाई भी की है। काउंटर पर चढ़कर गुंडों ने हंगामा मचाया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और चंदन नगर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। और खजुराहो से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। कुंभ की जमीन किसी के अब्बा की नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। कुंभ की जमीन हमारे बब्बा की है। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। मौलाना शहाबुद्दीन ने कुंभ की कुछ भूमि को वक्फ की भूमि बताया था, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ की जमीन किसी के अब्बा की नहीं है, कुंभ की जमीन हमारी बब्बा की है। कुंभ की भूमि है, ये जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमें खबर मिली, फोन आया कि गुरुजी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमने कहा उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। और अब बात करेंगे उस स्कीम की जिसमें ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पैसे मिलेंगे। जी हां, इंदौर में आयोजित हुई ब्राह्मण परिचय सम्मेलन के दौरान परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ब्राह्मण युवाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चलकर विधर्मी देश में कब्जा कर लेंगे। अगर ब्राह्मण युवा 4 बच्चे पैदा करते हैं तो परशुराम कल्याण बोर्ड उन्हें 1 लाख रुपए देगा। इस बयान के सामने आते ही बवाल खड़ा हो गया। सुनिए किसने क्या कहा। जो युवा हैं, एक बार ध्यान से कान खोलकर सुन लें कि भैया आने वाली पीढ़ी की रक्षा आप ही के हाथों में है। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और 1 बच्चा करके बस दिमाग लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनाट्य समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विधर्मी लोग इस देश का कब्जा कर लेंगे। अब कांग्रेसी बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, ये भी आप सुन लीजिए। संविधान ये अनुमति देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार का निर्धारण स्वयं करना चाहिए, तो ये स्वयं का निर्णय हो सकता है। ऐसे में राजौरिया जी द्वारा जो बात कही जा रही है वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो नियम कानून या पार्टी का मत नहीं हो सकता। राजौरिया जी मेरे बड़े मित्र हैं, वो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। मैं उनका सम्मान रखने के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्हें ऐसी बेहूदी बातें नहीं करना चाहिए। तो अब आपने सबके बयान तो सुन लिए, लेकिन अब आपको बताते हैं कि किस किस ने ज्यादा बच्चों की वकालत की है। तो जीएफएक्स के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो आप विलुप्त हो जाएंगे। इधर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था 2 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, राज्य की प्रगति में आपका इससे योगदान बढ़ेगा। और वहीं महाराज विनम्र सागर जो जैन मुनि है, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा हम 2 हमारे 2 का नारा हिंदू आबादी घटाने वाला है। ये नारा सभी धर्मों के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। इधर देवकी नंदन ठाकुर जो एक संत है, उन्होंने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता तब तक हर हिंदू को कम से कम 5 संतान पैदा करना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर बाघेश्वर धाम
उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। हिंदुओं की जनसंख्या घटना बड़ी चिंता का विषय है। तो किसने क्या कहा यह भी आपने जान लिया, लेकिन इन बयानों के इतर सरकारी नियम क्या है यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इससे भी जीएफएक्स के माध्यम से समझेंगे। मध्य प्रदेश में 2001 से 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है, यानी 26 जनवरी 2001 को जन्मा तीसरा बच्चा अगर आपके यहाँ जन्मा है तो आप सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। तीसरे बच्चे के जन्म के बाद मां पिता की पात्रता खत्म कर दी गई है और कई राज्यों में पंचायत निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक लगे हैं। इंडिया और भारत को लेकर इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक दस्तावेजों के संबंध में बड़ा निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने तय किया है कि उनके सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया शब्द का उपयोग नहीं होगा। इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग किया जाएगा। डीएवीवी संभवतः देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने भारत शब्द को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है और इस निर्णय के बाद अब डीएवीवी की डिग्री, अंकसूची, ट्रांसक्रिप्ट, पत्राचार और दैनिक कार्यों में भारत लिखा जाएगा। वहीं डीएवीवी के कुलगुरु प्रोफेसर राकेश तिंघई का कहना है कि देश के नाम पर भारत और इंडिया के नाम को लेकर बहस चलती रहती है, लेकिन देश का नाम प्राचीन काल में भारत ही रहा है। इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया था और इसलिए प्राचीन नाम भारत को हमने अपनाया है। भविष्य में इस विश्वविद्यालय द्वारा भारत को भारत के ही नाम से पुकारा जाएगा और हमारे जो दस्तावेज हैं उनमें देश का नाम भारत के ही रूप में लिया जाएगा। जहाँ भी इस तरह भारत देश का नाम जब आएगा तो हम भारत शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, ये निर्णय हमने लिया। इधर इंदौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के बाद अब गोपाल मंदिर का मामला भड़क गया है। दरअसल इंदौर के एक उद्योगपति ने इस मंदिर में निजी शादी का आयोजन किया। इस दौरान आम दर्शनार्थियों को मंदिर से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर गेट पर गार्ड्स तैनात कर दिए गए। अब शादी के बाद की तस्वीरें सामने आई जिसमें मंदिर में चारों तरफ गंदगी पसरी दिखी है। नालियां ब्लॉक है, चारों तरफ गार्बेज बैग, पानी की खाली बोतल और जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। मामले को गंभीरता से देखते हुए संभाग आयुक्त के निर्देश पर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को जांच सौंप दी है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि पूरे प्रकरण में यदि किसी भी को दोषी पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और इधर यादव समाज और श्रद्धालु नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, नहीं होने चाहिए और ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया था मेरे द्वारा जांच के आदेश एडीएम ज्योति शर्मा को दिए गए। शाम तक उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं, किन परिस्थितियों में ये चीज़ हुई है और कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो इंदौर का ये गोपाल मंदिर में हुआ शादी का बवाल अभी थमा ही नहीं था कि एक ऐसा ही और मामला सामने आया। इंदौर के ही एक सरकारी स्कूल में बिना प्राचार्य की इजाजत के निकाह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शराब पार्टी, मटन पार्टी भी की गई है। मामला तब सामने आया जब प्राचार्य ने सुबह स्कूल पहुंचकर परिसर में लगा हुआ मंच और खोदे हुए गड्ढे देखे। शराब की बोतलें भी इधर उधर पड़ी हुई थी और जानकारी लगते ही स्कूल प्रबंधन ने संबंधित थाने पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया। शिकायत के बाद पुलिस मामले में जुट गई है। प्रशासन का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला जैसे ही उछला, एमआईसी सदस्य और स्थानीय पार्षद मनीष शर्मा ने पंडित के साथ विद्यालय परिसर पहुंचकर स्कूल परिसर का शुद्धिकरण भी करवाया है और साथ ही आयोजनकर्ताओं को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना भी की है। एक और आयोजनकर्ता प्राचार्य की अनुमति मिलने के दावे कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्राचार्य अनुमति लेने के दावे को झुठला रही है। और इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर है जहां पर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। कुलगुरु अविनाश तिवारी पर केस दर्ज किया गया है। जीवादी विश्वविद्यालय के कुलगुरु पर केस दर्ज किया गया है। EOW ने विश्वविद्यालय की जांच टीम पर केस दर्ज किया है। कॉलेज संचालक रघुराज सिंह जादौन ने फर्जी एडमिशन दिखाया था और विश्वविद्यालय की जांच टीम से मिलकर फर्जी एडमिशन दिखाया था। स्कॉलरशिप के साथ अन्य मदों में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई थी। प्रोफेसर अरुण शर्मा ने शिकायत की है। कागजों में फर्जी कॉलेज चलाने का मामला है। मुरैना के झुड़पुरा में फर्जी कॉलेज चलाने का ये मामला है और अब IBC 24 की खबर का असर हुआ है। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ना पंडित लिखने में ऐतराज है, ना मौलाना लिखने में, और ना ही संत महात्मा, ना फादर लिखने में कोई ऐतराज है। ये सब लिखने में कोई ऐतराज नहीं है। इन मानसिकता ने समाज का सत्यानाश किया है। और वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा और उस पर वी.डी. शर्मा ने क्या पलटवार किया। ये शायद उनके साथ होता होगा, हमारे साथ नहीं होता। हमको ना पंडित लिखने में ऐतराज है, ना मौलाना लिखने के ऐतराज है, ना संत महात्मा लिखने के ऐतराज है, और सरदार लिखने में ऐतराज है, और फादर लिखने में कोई, हमारे आर्चबिशप लिखने में ऐतराज नहीं है। ये मानसिकता जो है, इसी ने सत्यानाश समाज का किया है। देश का सत्यानाश किस मानसिकता ने किया है, ये समाज जानता है कि इनके मौलाना लिखने की जो प्रवृत्ति है और इनके मन के अंदर भाव जो मौलाना के हैं, उसने ही देश को तुष्टीकरण करने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। इसलिए दिग्विजय सिंह को अगर ये गर्व है कि वो मौलाना लिखने में अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं तो लिखें। इधर ग्वालियर में सेक्स रैकेट का मामला सामने आया। एसपी ऑफिस के ठीक पीछे पटेल नगर स्थित द हीलिंग हैंड मसाज थेरेपी नामक स्पा और मसाज पार्लर पर पुलिस की रेड पड़ी। 6 कॉल गर्ल समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें 2 ग्राहक भी शामिल थे जो आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि कॉल गर्ल्स को मैनेजर दिल्ली से लाकर ग्वालियर में 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर काम पर लगाता था। इन कॉल गर्ल्स को एक कस्टमर से 1000 रुपए मिलते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ग्वालियर में 4 महीने से ये सेक्स रैकेट चल रहा था। इस रैकेट में दिल्ली, बंगाल, उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा, साथ ही ग्वालियर की भी कुछ लड़कियां शामिल थी। जांच पड़ताल में आपत्तिजनक चीजें मिली है। हर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था और जिस हिसाब से कैमरे लगे हैं उस हिसाब से कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने इस सेंटर की सेवाएं ली हैं, अब उसके आपत्तिजनक वीडियो इस सेंटर के पास है। पढ़े लिखे लोग भी आजकल अक्सर अंधविश्वास के चक्कर में आ जाते हैं। राजधानी भोपाल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने ही अस्पताल से चांदी की मूर्ति की चोरी कर ली। चोरी करने का कारण आप जानकर हैरान हो जाएंगे। महिला ने चोरी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे एक तांत्रिक ने चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजा करने की सलाह दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी का नाम मोनिका चेलानी है जो अमीर परिवार से है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और सारी संपत्ति बिक गई। इस आर्थिक तंगी से उभरने के लिए मोनिका एक तांत्रिक के पास गई और वहीं पड़ोसियों की माने तो मोनिका के परिवार को शराब पीने की लत है और इसी लत के चलते उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। रिसेप्शन के पास एक मंदिर है। मंदिर में जो लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति रखी हुई थी, तो उसको किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया जिसमें एक मोनिका चेलानी नामक महिला जो है कार से आई थी और उसके द्वारा ये जो चांदी की मूर्ति की चोरी की गई थी। तो प्रकरण में आरोपिया को अभिरक्षा में लेके और चोरी गया मूर्ति बरामद किया गया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।